Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel. जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि अपने इस चैनल पर 9th to 12th फिजिक्स के रेगुलर वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। तो आज बेटा हम 11th फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सा मीन्स है बेसिक, लेकिन हम लोग उन फॉर्मूलों को क्रैम करना स्टार्ट कर देते हैं। आज हम देखना चाहेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं, फिजिक्स के अंदर वेक्टर क्या है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, उन सब के बारे में। मीन्स आज बेटा हमारा जो मेन मोटो रहेगा आज के लेक्चर का वो रहेगा वेक्टर का बिल्कुल बेसिक से आपको क्लियर करना। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। वेक्टर वेक्टर हमने कहाँ पढ़ना स्टार्ट किया था? 8th क्लास में। 8th क्लास में हमने बेटा स्टार्ट किया। आपको नहीं ध्यान हो तो मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ। बेटा देखो वेक्टर हमने कहाँ से फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एक स्केलर और एक वेक्टर। और आपको जो अब तक का पता है स्केलर का, वो ये पता है कि स्केलर में क्या होता है बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब सबसे पहले बेटा यही क्वेश्चन माइंड में आता है, कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मीन्स हम डेली लाइफ में मैग्नीट्यूड मतलब जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैग्नीट्यूड करते रहेंगे, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं हो पाता कि मैग्नीट्यूड आखिरकार है क्या। तो देखिए बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है, हाउ मच, या आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं कहूं इस मार्कर की लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर कह दो, तो 100 सेंटीमीटर क्या कितना, मतलब कितना लेंथ है इसका, हाउ मच, ये हम ये कहते हैं अमाउंट की है कितना, 100 सेंटीमीटर। ये हम कहते हैं इसका मास है, मास हम कहते हैं इसका 100 ग्राम, मीन्स हाउ मच 100 ग्राम, मीन्स ये क्या इसका अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले बेटा आपको ये छोटी बेसिक सी बात ध्यान रखनी कि मैग्नीट्यूड क्या है, कि कोई सब्सटेंस है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका अमाउंट कितना है, वो है कितना, 10 सेंटीमीटर, 100 मीटर, 100 किलोग्राम, 10 लीटर, ये सब क्या है मैग्नीट्यूड, कि कितना अमाउंट है। आई होप आपको मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया बेटा। अब हमें वेक्टर में और स्केलर में क्या फर्क है, या बेटा 8th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। वेक्टर क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं, स्केलर क्या होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैं कहूं कि आप 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो, तो बेटा 10 मीटर पर सेकंड क्या है, आपकी स्पीड से हाउ मच स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड, तो वो क्या है मैग्नीट्यूड। अगर मैं बेटा इसके साथ एक ये बात और कहूं कि आप 10 मीटर पर सेकंड से साउथ में भाग रहे हो, तो 10 मीटर पर सेकंड क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और साउथ क्या हो गया डायरेक्शन। मींस जिसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होता है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। सॉरी अगर मैंने यहाँ उल्टा बोल दिया तो। वेक्टर क्या है जिसके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, और मैग्नीट्यूड स्केलर के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो पाती। आप इसको फिजिकल एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे हमने स्पीड का लिया, 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो वो मैग्नीट्यूड है, 10 मीटर पर सेकंड से बेटा साउथ में भाग रहे हो वो क्या, साथ में डायरेक्शन। मीन्स अब हम देखना चाहेंगे कि वेक्टर्स एक्चुअल में कैसे हम लिख पाते हैं, वेक्टर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। ठीक है, तो अब बेटा स्टार्ट करें वेक्टर में दो बातें बेटा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, एक क्या उसका मैग्नीट्यूड, और एक क्या उसकी डायरेक्शन। अब ऐसे समझो बेटा सिंपल से, जैसे मैं कह दूं मैग्नीट्यूड 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, या कह दूं मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है। यूनिट कहने का मतलब ये है कि वो कुछ भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलेरेशन भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, मतलब उसकी यूनिट आप उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर दोगे क्या है। मींस मैंने सबको कॉमनली ये मान लिया कि जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास बेटा 10 यूनिट है, 10 मान लो, 100 मान लो। तो आपको जो ये लिया है 10 यूनिट, इसको बेटा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे हम, या हम ये कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेंथ से। मींस ये कोई वेक्टर है, मींस सबसे पहले मैग्नीट्यूड हमें क्या बताएगा कि लेंथ ऑफ वेक्टर, ये हम ये कह दें
कोई भी वेक्टर है, एक ये है बेटा और एक हमारे पास ये है, किसकी लेंथ ज्यादा है? इसकी लेंथ ज्यादा, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो हम यहां से ये कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर की लेंथ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर लेंथ कम है बेटा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होगा, लेंथ ज्यादा है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, आई होप इट्स ओके। अच्छा, एक लेंथ ऑफ वेक्टर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बेटा देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे? ऐसे समझो, मैं कह दूं कि ये 10 यूनिट है, मैं कह दूं बेटा आप 10 यूनिट से भाग रहे हो, तो 10 यूनिट लेंथ तो होगी, लेंथ कितनी होगी? 10 यूनिट। लेकिन ये लेंथ आप ऐसे भी तो भाग सकते हो 10 यूनिट, आप ऐसे भी तो भाग सकते हो 10 यूनिट। अगर मैं कह दूं कि आप ईस्ट में भाग रहे हो, तो आप ये क्या है? ईस्ट। तो आप क्या कहोगे? हम इस साइड भाग रहे हैं। तो इस साइड भाग रहे हैं तो बेटा आप जिस डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में क्या लगा देंगे? एरो। क्या लगा देंगे? एरो। मीन्स डायरेक्शन कौन बताएगा? एरो। तो आपको बेटा यहां से ये समझना है कि जो वेक्टर है उसके अंदर दो चीज होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को कौन रिप्रेजेंट करेगा? लेंथ ऑफ वेक्टर की, वेक्टर हमने कितना लंबा ड्रॉ किया है वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। अगर लेंथ कम है वेक्टर की तो उसका मैग्नीट्यूड कम है, लेंथ ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है। दूसरी चीज क्या बताएगा? एरो। अगर हम यहां पर एरो लगा देते बेटा तो इसका मतलब ये है कि लेंथ इतनी है, इतना मैग्नीट्यूड है और इस डायरेक्शन में वो है। तो ये है बेटा रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल और पिक्टोरियल। ये हमने पिक्चर के द्वारा कैसे वेक्टर को लिखा जाता है वो हमने देखा। आई होप बेटा ये क्लियर होगा। किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? मान लो ये है 10 यूनिट, तो ये बेटा क्या होगा? इसका 10 यूनिट मैग्नीट्यूड और हमने एक लगा दिया एरो, ये क्या हो? इसकी डायरेक्शन। तो अब ये बेटा क्या हो गया? वेक्टर। तो आप कभी भी वेक्टर को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? लेंथ और साथ में एक एरो। आई होप क्लियर। अब एक और चीज देखो बेटा, इसके अंदर ये क्या है? हमने क्या कहा कि यहां से चलना स्टार्ट किया, तो ये क्या है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। इसको बोलते हैं बेटा टेल। इसको क्या बोलते हैं? और जिस साइड एरो होती है उसको हम बोलते हैं बेटा हेड। तो एक वेक्टर के अंदर अगर वेक्टर का एक एरो बना हुआ है तो जिस साइड एरो है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? हेड। और जो पीछे का पार्ट है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? टेल। तो आपको हेड टेल क्या होता है वेक्टर के अंदर, और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक लाइन या एक लेंथ जो मैग्नीट्यूड बताएगी, एक एरो जो उसकी डायरेक्शन बताएगी। आई होप बेटा यहां तक क्लियर है। अब हम थोड़ा आगे मूव कर रहे हैं। अब हम आगे मूव करके मीन्स ये हमने क्या डिनोट कर दिया? वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो हमें देख लिया। अब एक और चीज देखो बेटा, मैं कह दूं कोई वेक्टर है, उसकी लेंथ ए है। क्या लेंथ है उसकी? ए। तो हम क्या लिख देंगे? ए। ए क्या उसका? लेंथ। लेंथ को आप क्या बोल सकते हो? मैग्नीट्यूड। लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को या तो बेटा आप सिर्फ ए लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो, दोनों सिंबल मैग्नीट्यूड के। क्लियर? और एक इसमें हमने अब तक क्या लिखा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन क्या इसमें बेटा कहीं डायरेक्शन का जिक्र हुआ है? नहीं हुआ। डायरेक्शन किससे लगाएगी? एरो से। तो हम यहाँ पे एक एरो लगा देंगे, तो ये हमारा सिंबल बन गया वेक्टर का। अब आपको ये क्लियर होगा। अब तक आपने ये पढ़ा था किसी के ऊपर तीर लगा हुआ होता है वो वेक्टर होता है। वेक्टर क्यों होता है आपको बेसिक क्लियर हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बेटा थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक वेक्टर है। ऐसे समझो कि ये हमारा एक वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है, और इस कंप्लीट को हम क्या बोल रहे हैं? वेक्टर। क्लियर? अब एक चीज और देखो बेटा, हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को भी बेटा हम यहीं से क्रिएट करेंगे। जो आपने फॉर्मूला रटा हुआ है यूनिट वेक्टर का, लेट मी टेल यू, आपने ये फॉर्मूला रटा हो बेटा। ए वेक्टर क्या होता है? ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर बाई में इसका मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला किसका होता है? यूनिट वेक्टर का। ये आपने क्रैम किया हुआ है ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स ने। अब देखिए बेटा ये है क्या? ये एक वेक्टर है,
ये इस वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे मान लेता हूँ एक बार के लिए, मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया बेटा, ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमारा कितना है, 5 यूनिट। मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट। यूनिट इसलिए लिखा कि यहाँ पर मीटर भी हो, वो डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर आ जाएगा, फोर्स है तो न्यूटन आ जाएगा, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड। मतलब सारी वेक्टर्स क्वांटिटी को मैंने एक में ही कंक्लूड कर दिया, क्या लिख दिया, यूनिट। मतलब जो उस वेक्टर की, जो उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी वो हम यहाँ लिख देंगे। अब एक काम कर सकते हैं क्या, 5 यूनिट है, इसको बेटा मैं 5 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4 5। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 यूनिट। इसका भी क्या आएगा बेटा, 1 यूनिट। इसका भी क्या आएगा, 1 यूनिट। इसका भी 1 यूनिट। इसका भी 1 यूनिट। ठीक है, ये क्या है हमारा, 1 यूनिट। अब बेटा अगर हमें कंप्लीट वेक्टर उस डायरेक्शन में है तो इन सब की भी डायरेक्शन वही है, इन सब की भी डायरेक्शन वही है। अब एक चीज देखो, अगर हम इसके ऊपर फोकस करें, कंसंट्रेट करें, तो ये हमारा क्या है, लेंथ कितनी है इसकी, 1 यूनिट। और ये साथ में क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मतलब ये क्या है, वेक्टर। फिजिक्स के अंदर बेटा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम एक अलग से नाम देते हैं, यूनिट। एक क्या नाम देते हैं, यूनिट। मतलब बेटा जो मैंने यहाँ यूनिट लिखा है 1, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या है, यूनिट मैग्नीट्यूड है। यूनिट मैग्नीट्यूड हम बोलते हैं बेटा 1 को। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट मैग्नीट्यूड, या हम कह सकते हैं कितना मैग्नीट्यूड है, 1। अब एक चीज देखो बेटा, इस 1 यूनिट को, ये इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट या 1 कह लो या यूनिट कह लो, और साथ में इसकी डायरेक्शन भी है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, यूनिट। और ये साथ में है क्या, वेक्टर। तो ये क्या बन गया हमारा, यूनिट। तो ये है बेटा यूनिट वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर जो हम पढ़ रहे हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो वो क्या है, यूनिट वेक्टर। मींस एक कंप्लीट वेक्टर का एक छोटा सा पार्ट जिसकी लेंथ कह लो या मैग्नीट्यूड यूनिट हो और डायरेक्शन उसी वेक्टर की डायरेक्शन में हो, तो उस छोटे से वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। अब एक चीज देखो बेटा, अगर यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख देते हैं ए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ए, किसी भी तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज अगर हम ध्यान से देखें, इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं बेटा 5 बार जोड़ दूं, क्या कर दूं, यूनिट वेक्टर। और बेटा यूनिट वेक्टर का सिंबल कैसे लिखा जाएगा, जो वेक्टर का सिंबल है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, और साथ में उसके ऊपर यूनिट वेक्टर है तो ऐसे टोपी पहना देनी, कैप, इसको बोलते हैं बेटा ए कैप। ए कैप इसका सिंबल होता है यूनिट वेक्टर का। मींस ये हमारे पास क्या है, ए कैप। अब इस ए कैप को बेटा मैं 1 2 3 4 5, मींस ए कैप को अगर मैं 5 बार जोड़ देता हूं, 5 बार ऐड कर दें, सॉरी कैप 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 कैप, ए कैप को बेटा 5 बार जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट वेक्टर। और कंप्लीट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, एक वेक्टर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर हम इन सबको जोड़ दें तो क्या आएगा बेटा, 5 ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर। मींस 5 क्या है उसका मैग्नीट्यूड, 5 क्या है मैग्नीट्यूड, तो ए इंटू ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर। आप यहां से ऐसे भी कर सकते थे कि ये एक हमारा छोटा सा वेक्टर है, इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं, मींस यूनिट को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, 5 यूनिट कंप्लीट वेक्टर, तो क्या हो गया, कंप्लीट वेक्टर। अगर हम यहां से यूनिट वेक्टर देखें तो क्या आया बेटा, ए वेक्टर बाई में ए, मींस ये फॉर्मूला है आसान। लेकिन हमने किया क्या है, हमने इस फॉर्मूले को याद कर लिया, और फॉर्मूले को याद करते समय, फॉर्मूले को जब हमने याद किया तो हमने इस कंसेप्ट को खो दिया। और बेटा ये अगर कंसेप्ट ध्यान है ना, तो आप यूनिट वेक्टर का कोई क्वेश्चन आ जाए किसी भी टाइप का, आप कर दोगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद है तो बेसिक अगर पूछ लिया तो आप गलती कर जाओगे। तो बेटा मैं यही कहूंगा, जब भी फिजिक्स पढ़ो, कोई भी चीज है वो क्यों है। आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का मेन टारगेट क्या होता है, आपने साइंस ली है, क्यों कैसे, हाउ एंड व्हाई। कि फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर साइंस ली है तो आपको ये है कि होता क्यों है, ये क्यों होता है, इसलिए होता है। चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का
बॉल फॉल होती है, नीचे जाती है, क्यों जाती है, पोटेंशियल एनर्जी का, ये सब आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा बेटा। तो आई होप आपको ये कंप्लीट होगा। अब आपको ये क्लियर होगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया। मींस यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, या यूनिट वेक्टर को जितना मैग्नीट्यूड है उतने टाइम ऐड कर दें तो एक कंप्लीट वेक्टर बन जाता है, और यहां से ये कंक्लूजन। आई होप बेटा यूनिट वेक्टर आपको क्लियर है। अब यूनिट वेक्टर क्लियर है, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम वापिस से वेक्टर के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। वापिस से किसके ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, वेक्टर के ऊपर। अभी तक हमने बेटा ये कहा कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। अब मैग्नीट्यूड है कितना, वो हम कैसे निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम वो देखते हैं जो हमें अब तक पता है। हमें अब तक बेटा आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक एक्सिस यहां होता है आपकी तरफ, उस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। लेकिन उस एक्सिस को हम बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर पाते, तो हम उसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, जेड एक्सिस। मींस ये एक्सिस एक्चुअल में कहां है, आपकी तरफ, लेकिन हम उसको बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो हमने थोड़ा सा टेढ़ी लाइन से दिखा दिया। एक सेकंड बेटा, माइक चेक कर लेते हैं। ओके, इज इट ओके। चलो, अब हमारे पास यहां कोई पॉइंट है, क्या है, यहां कोई पॉइंट है। इस पॉइंट का बेटा कुछ ना कुछ वैल्यू x का होगा, ये वैल्यू x होता है, x लिख देते हैं, ये वैल्यू y, इसको हम क्या लिख देते हैं, x y, इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, x y। क्लियर। मींस हम कोई भी पॉइंट है उसके डायमेंशन, या हम ये कह रहे हैं उसके वैल्यू क्या है x y की, वो हम लिख सकते हैं एक ग्राफ से। अगर यही ग्राफ बेटा ऐसे हो, x y और z, हम ये कह दें कि यहां कोई पॉइंट है, उसकी वैल्यू क्या है, जैसे आपने लिखी x और y, इसका वेक्टर ड्रॉ करना है। इसका क्या ड्रॉ करना है, वेक्टर। तो वेक्टर ड्रॉ कैसे होगा बेटा, इसका बेटा ड्रॉ हो पाएगा पोजीशन वेक्टर। क्या ड्रॉ हो पाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो बेटा दो टाइप के वेक्टर हैं, एक पोजीशन वेक्टर होता है और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ये आपके 12th क्लास में बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो इससे अच्छा है कि आप यहीं से सीख के चलो, तो 12th क्लास आसान हो जाएगी। चलो देखो, एक्स वाई हमने कहां से स्टार्ट किया होगा, 0 0 से। मींस ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो वेक्टर में क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ डायरेक्शन। मींस स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, ये क्या हो गया इसका लेंथ, ये क्या होगा इसका लेंथ, और ये क्या है इसकी डायरेक्शन। तो ये क्या बेटा इसका वेक्टर। इस वेक्टर ने इस पॉइंट की क्या बताइए, पोजीशन की। देखो ये बेटा एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, यहां ये पॉइंट है। अब यहां पॉइंट है तो इसकी पोजीशन कौन बताएगा, हम पोजीशन कहां से चेक करते हैं, ओरिजिन से। तो बेटा इसकी पोजीशन कौन बताएगा, ये वेक्टर। ये वेक्टर इस पॉइंट की क्या बता रहा है, पोजीशन की, यहां है, इस डायरेक्शन में है और इतने एंगल पर है। तो ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको बेटा, पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका नाम है बेटा पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है, पोजीशन वेक्टर। क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। अब हम एक और बात करें कि ये तो है पहले x1 y1, ये पॉइंट यहां से चल के थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया, यहां x2 y2। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो अब इसकी पोजीशन मींस ऐसे समझो, पहले बेटा ये यहां था, तो ये इसकी पोजीशन वेक्टर। अब ये कहां आ गया, थोड़ा नीचे आ गया, तो अब ये इसका पोजीशन वेक्टर। मींस उस पॉइंट के ऊपर एक वेक्टर जो उसकी पोजीशन को डिफाइन कर पा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। मींस इसको मैं कह दूं बेटा R1 वेक्टर। मतलब R क्या होता है, एक्स वाई जेड, जो उसकी पोजीशन बताए, और ये पहले पोजीशन की बता रहा है, तो ये पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और ये R2 वेक्टर, ये क्या है, ये भी पोजीशन वेक्टर दूसरे पॉइंट का। अब एक और चीज देखो छोटी सी, हम कहां से चले थे, यहां से, कहां पहुंच गए, यहां। मींस पोजीशन क्या हुई, चेंज।
पोजीशन चेंज होता है बेटा, आपने मोशन में आप या काइनेमेटिक्स में आप पढ़ के आए होंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो ये पोजीशन चेंज हुई है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। मींस ये क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ 1 से आप कहाँ गए 2 की तरफ, तो आप बेटा इसको क्या लिखोगे, R12। इस वेक्टर का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये आपकी पोजीशन कितना डिस्प्लेस हुई है वो बता रहा है, तो वो क्या है उसका पोजीशन वेक्टर। एक सेकंड बेटा, लेट मी चेक इट। यस, इट्स ओके। हमने बेटा क्या देखा कि ये दो वेक्टर इसकी पोजीशन बता रहे हैं और ये वेक्टर कितना डिस्प्लेस हुआ है वो बता रहा है, तो इसका नाम क्या रख दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, एक और काम हो सकता था, अगर आप 2 से 1 पर जाते हैं तो हम बेटा इसको ऐसे कर देते उल्टा, तीर इस साइड। मींस अब कहां से गए हैं, 2 से 1 की तरफ, तो आप इसको बोल देते R21 और ये क्या हो जाता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मींस आपका स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट आएगा फिर फाइनल पॉइंट और कंप्लीट को हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब तक बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन वेक्टर हम कब करते हैं, कब ड्रॉ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब ड्रॉ करते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। आज बेटा वेक्टर ऐसा करा देंगे आपको, मजा आ जाएगा, आपको फील आएगा कि हाँ फिजिक्स ऐसे होती है। ओके, अब एक चीज बताओ मुझे, सिंपल सी बात करूं मैं कि आप यहां थे, यहां से हम यहां पहुंच गए, मीन्स हम कहां से कहां पहुंच गए, 0 0 से XY। मीन्स आप मान लो आप यहां खड़े थे इस ओरिजिन के ऊपर और आप यहां पहुंच गए, ये वैल्यू बेटा x है, ये वैल्यू y है, मीन्स आप XY कोऑर्डिनेट पर पहुंच गए। तो आप कितना डिस्टेंस चले हो, आप कितना डिस्टेंस चले हो, कैसे निकालोगे बेटा, ये x ये y, तो ये डिस्टेंस कैसे आती है, पाइथागोरस से x y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैसे आएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो बेटा क्या हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्या हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ऐसे समझो मैग्नीट्यूड क्या होता था, हाउ मच, अगर यहां डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है तो हाउ मच डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है तो हाउ मच फोर्स, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल पाएंगे हम, कोई भी। अच्छा उससे पहले एक सेकेंड बेटा, मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, उसके बाद बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, ठीक है। एक सेकेंड सॉरी, पहले ये आएगा वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है बेटा वो देखो, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। एक चीज बताओ, अगर मुझे सिर्फ पोजीशन दिखानी होती तो मैं एक्स वाई दिखा देता, मीन्स इस पॉइंट के साथ में एक ब्रैकेट लगा के एक्स और वाई लगा देता, तो हम क्या बोलते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। लेकिन क्या वेक्टर में हमारा कोऑर्डिनेट से काम चलेगा, नहीं चलेगा, वेक्टर में कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलेगा। एक बात करें, पहले एक्स पर फोकस करें, तो बेटा ये इसकी वैल्यू क्या है, मान लेते हैं x1 y1, तो ये वैल्यू क्या है x1, x1 वैल्यू है, x1 किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, y1 किस डायरेक्शन में बेटा, y डायरेक्शन में। अब थोड़ा सा रिकैप करो, ध्यान करो, यूनिट वेक्टर से अगर हम वेक्टर लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ए कैप का फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर बाई में ए, तो ए वेक्टर निकालें तो ए इंटू ए कैप, ये ए क्या है बेटा मैग्नीट्यूड, ये क्या है यूनिट वेक्टर, और ये क्या है वेक्टर। अब ध्यान दो, अब हमें ये करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चला है उसको वेक्टर फॉर्म में। तो पहले बेटा क्या आएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना चला है x1, मतलब कितना चला है x1, और किस डायरेक्शन में चला है x डायरेक्शन में। तो मैं बेटा x कैप लिख रहा हूं एक बार थोड़ी देर के लिए, फिर इसको ठीक करेंगे। अब ये अगर हम y की बात करें तो बेटा ये परपेंडिकुलर भी चला है, परपेंडिकुलर कितना चला है y1, तो मैग्नीट्यूड कितना है y1, डायरेक्शन कहाँ है
वाई एक्सिस। अगर ये हमारे पास ऐसा होता एक्स वाई और ये बेटा आपका एक्सिस जेड, ये आपका कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है बेटा, ये एक्स वाई जेड। अब मैं ये कहूं दो एक्सिस होते तो पॉइंट यहां होता, तीसरा एक्सिस है तो पॉइंट कहां है? यहां पॉइंट है। तो बेटा उसकी ये वैल्यू क्या है? एक्स, ये वैल्यू क्या है? वाई, ये वैल्यू क्या है? जेड। मीन्स यहां पॉइंट है तो उसके तीनों पॉइंट हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर यहां पॉइंट है बेटा तो सिर्फ एक्स और वाई, जेड की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर ये पॉइंट यहां है बीच में तो इसकी कुछ x की वैल्यू भी है, कुछ y की वैल्यू भी है, कुछ वैल्यू z की भी है। अगर मैं इसको यहां दिखाऊं आपको तो मीन्स ये एक्सिस अगर हम इन्वॉल्व करें तो इस पॉइंट को बेटा z एक्सिस यहां दिखा पाएंगे और अच्छे से फील कराएं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। मीन्स ये पॉइंट बोर्ड के ऊपर ना होकर बोर्ड से थोड़ा दूर है। बोर्ड से क्या है? थोड़ा दूर। मीन्स मैं ये कह रहा हूं ये हमारा वो पॉइंट है, जो ये कैप है ये वो पॉइंट है। तो बेटा ये वैल्यू क्या हो गई इसकी? x की। ये वैल्यू क्या हो गई? y की। और ये कितना आके है? ये वैल्यू क्या हो गई? z की। तो हम z की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा? z1 उसका मैग्नीट्यूड और z उसकी डायरेक्शन। अब बेटा डायरेक्शन को हम कुछ अलग नाम दे रहे हैं। मींस x एक्सिस में चले तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं कह दूं ऐसे चले x कैप, इस साइड चले y कैप, इस साइड चले z कैप, या कह दूं इस साइड चले a कैप, इस साइड चले b कैप, इस साइड चले c कैप, इस साइड चले d कैप, इस साइड चले e कैप, इस साइड चले f कैप। मतलब हम कुछ भी नाम रख सकते थे। तो बेटा साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि सब अपना अलग अलग नाम ना रख पाए, क्योंकि सब अलग अलग रखें तो जो आंसर है वो कुछ और आएगा। तो बेटा एक कॉमन निकाला गया और ये कहा गया कि जो x डायरेक्शन में है उसका यूनिट वेक्टर आप हमेशा i कैप लिखोगे, y डायरेक्शन में है उसका आप यूनिट वेक्टर हमेशा क्या लिखोगे? j कैप, और z डायरेक्शन में जो है उसका आप यूनिट वेक्टर हमेशा क्या लिखोगे? k कैप। मींस i डायरेक्शन, x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम i कैप लिखेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। और ये है क्या? ये क्या? उसका पोजीशन वेक्टर। तो हम ये क्या हो गया बेटा? कंप्लीट वेक्टर, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को हमने x की वैल्यू, x का यूनिट वेक्टर, y की वैल्यू, y का यूनिट वेक्टर, z की वैल्यू, z का यूनिट वेक्टर। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वेक्टर को। और आपने ये चीज डायरेक्ट पढ़ी होगी। देखो ऐसे ए वेक्टर क्या होता है? a1 i, a2 j, a3 k। ऐसे ये कहां से आया? मींस उसकी x डायरेक्शन में ये वैल्यू a1 है, y में वैल्यू a2 है, z में वैल्यू a3 है। ये बेटा इसका मीनिंग है। अब क्लियर हो गया होगा आपको? क्लियर बेटा इतना? चलो, अगर साइंटिस्ट इसकी जगह के जे आई लिख जाते तो आज हम उसको फॉलो कर रहे होते, लेकिन उन्होंने किसको फॉलो किया? आई जे के। तो हम इसको आई जे के कह रहे हैं। अगर वो एल एम एन लिख जाते तो हम एल कैप, एम कैप, एन कैप पढ़ रहे होते। मीन्स जो हमें साइंटिस्ट के द्वारा ये कहा गया कि ऐसा चलना है, हम वैसे चल रहे हैं। चलो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया बेटा वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर? चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये इससे कितना दूर है। मीन्स ये क्या है? ये आएगा इसका आर वेक्टर। अगर एक्स वाई और जेड बेटा तीनों हैं, एक्स वाई और जेड तीनों हैं, तो यूनिट वेक्टर कहां आएगा इसका? एक सेकंड रुकना। एक्स वाई और यहां जेड है, ठीक है। तो बेटा इसका यूनिट वेक्टर कहां आएगा? यहां आएगा बीच में। ये जो बल्ली वाला है ये है, ये क्या इसका? यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। ओ सॉरी, यूनिट वेक्टर नहीं, पोजीशन वेक्टर। उस पॉइंट की पोजीशन बताई, तो ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या बेटा? पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। इसकी कुछ ना कुछ क्या है? लेंथ। और लेंथ को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का बेटा कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड को, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिख पाएंगे? या तो सिंपल आर लिख दो या ऐसे लिख दो। इन दो तरीकों से हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम ये देखना चाह रहे हैं मैग्नीट्यूड है कितना।
वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। अब एक चीज देखो बेटा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा किस बात पर डिपेंड करेगा, अभी मैं आपको फील कराता हूं। ये x है, ये x और ये y। अगर यहां है, अगर पॉइंट यहां पर है, तो वो x एक्सिस से मतलब y एक्सिस से कितना दूर है, वो वैल्यू x की, y एक्सिस से कितना दूर है वो वैल्यू, मींस ये x है और ये y है। तो बेटा इस पॉइंट की हम क्या ये वैल्यू नहीं निकाल सकते, मींस ये x1 है, ये y1 है, तो r क्या आ जाएगा, r यहां से r की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अगर बेटा 3 एक्सिस होते तो हम क्या करते, r की वैल्यू क्या आती, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। बेटा 2 एक्सिस हैं तो हमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, तीसरे में उन 2 का और फिर तीसरे का, फिर वो क्या आ जाएगा, जेड, मींस ये आ गया। इसके बाद क्या आएगा, जेड एक्सिस, तो वो निकाल दें कितना दूर है वो भी, तो वो क्या आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। अब एक चीज देखो बेटा, मैग्नीट्यूड अगर हम ध्यान से देखें तो इनका सुधेर ही तो किया है। अगर ये x1 है, y1 है, z1 है, तो x1 y1 x1 y1 z1 x1 y1 z1, तो इनका स्क्वायर ही तो किया है। तो हम ध्यान कैसे रखते हैं मैग्नीट्यूड को, कि किसी ये वेक्टर है, अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर और फिर उसका अंडर। तो एक्चुअल में बेटा ये है, और हम ध्यान किसको रखे हुए हैं कि स्क्वायर करके अंडरूट करना है, और हमें ये नहीं पता होता कि स्क्वायर करके अंडरूट हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास एक वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। आई होप बेटा अब तक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आया। अब हम बेटा थोड़ा सा टाइप की तरफ चलते हैं। अब हम वेक्टर्स के टाइप डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, वेक्टर्स के टाइप। अगर हम वेक्टर के टाइप की बात करें तो बेटा अलग अलग तरीके से, अलग अलग कैटेगरी से हम वेक्टर के टाइप डिफाइन कर पाते हैं। अच्छा, 2 टाइप हैं वेक्टर के। एक को हम बोलते हैं, एक वेक्टर को हम बोलेंगे पोलर वेक्टर, और एक होता है बेटा एक्सियल वेक्टर। एक वेक्टर कैसा, पोलर, एक वेक्टर कैसा, एक्सियल वेक्टर। अब एक चीज देखो, पोलर वेक्टर एक्सियल वेक्टर होते क्या है। एक बात बताओ, हमारी गाड़ी है, ये गाड़ी है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्या बेटा इसकी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में नहीं है, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में हम वेक्टर से उसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, मतलब जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी वही है, और जो हमारा गाड़ी है वो मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन भी वही। मींस डायरेक्शन, अगर वेक्टर की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में ही हो तो हम उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर। ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में हम चल रहे हैं, इसी साइड में हम चल रहे हैं, और अगर हम वेक्टर डिफाइन करेंगे तो इसी डायरेक्शन में वेक्टर डिफाइन कर पाएंगे। मींस जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर क्या है, जैसे हमारा फैन है, ये बेटा हमारे पास एक्सिस है, और ये इस एक्सिस के अबाउट फैन रोटेट कर रहा है, तो फैन का मोशन कहाँ है, ये, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट है, ये, क्योंकि बेटा फैन का मोशन है यहाँ, उसकी डायरेक्शन इस साइड है, यहाँ इस साइड है, इस साइड, इस साइड, क्या कोई फिक्स डायरेक्शन है, नहीं है, तो हम उसकी डायरेक्शन कहाँ बताएंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो उस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर। उस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर्स। तो ये बेटा 2 टाइप है मेन, पोलर और एक्सियल, और ये एक्सियल वेक्टर आपके बहुत ज्यादा काम आएगा 11th क्लास में फिजिक्स में, जब आप चैप्टर पढ़ोगे रोटेशनल मोशन। कंप्लीट चैप्टर इसके ऊपर चलेगा, एक रोटेशनल मोशन में और एक सर्कुलर मोशन में। अब बेटा कुछ और टाइप्स हम डिफाइन कर रहे हैं। पहला टाइप है इक्वल वेक्टर। 2 वेक्टर कब इक्वल होते हैं। अब एक चीज देखो, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर, क्या ये वेक्टर बेटा दोनों सेम है, नहीं है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। डायरेक्शन क्या है दोनों की,
सेम, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका मैग्नीट्यूड अलग है। मतलब वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बोथ आर सेम। या हम कह दें कि दोनों वेक्टर बिल्कुल एज इट इज हैं। आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k, वो क्या है? दोनों एग्जैक्ट, वो क्या? दोनों इक्वल, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। इसके बाद एक होता है बेटा नेगेटिव वेक्टर। ये क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर है, इसको मैं ए कैप कह, वो ए वेक्टर कह दें, तो बेटा मैग्नीट्यूड ए है, डायरेक्शन इस साइड है। नेगेटिव, फिजिक्स में नेगेटिव कहाँ आता है? जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। मतलब मैग्नीट्यूड तो इतना ही है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही बेटा, लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी, तो इसको हमने क्या नाम रख दिया? नेगेटिव वेक्टर। ये ए वेक्टर है और ये क्या है? ए का नेगेटिव। अगर हम इन दोनों को बेटा ऐड कर दें तो क्या आएगा? 0। उसको हम बोलते हैं बेटा नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? 0, मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड ही 0। अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो उसमें हमें डायरेक्शन का करना है क्या? उसमें कोई डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं। जब हमने चलना स्टार्ट ही नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट है ही 0, तो डायरेक्शन का कोई रोल नहीं आएगा। तो ये बेटा नल वेक्टर। इसके बाद एक टाइप्स ऑफ वेक्टर है बेटा कोलिनियर। क्या? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? जो वेक्टर्स एक लाइन में हैं, या हम ऐसे कहते हैं जिन वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 हो या 180 हो। मींस या तो वेक्टर इस साइड है या वेक्टर इस साइड है, लेकिन है पैरेलल, है दोनों एक ही लाइन में, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। एक और बेटा, एक हमारे पास को इनिशियल और एक को टर्मिनस वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो कराने की जरूरत आई थिंक है नहीं। यूनिट वेक्टर क्या होता है वो कराने की जरूरत है नहीं, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, देखो को सेम, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। जिन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम हो, जिन वेक्टर का इनिशियल, एक वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, इन तीनों का बेटा इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम, तो इसको हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल। अगर को टर्मिनस की बात करें, किसकी बात करें? को टर्मिनस। अगर बेटा ऐसे हो, एक वेक्टर, 2, 3 और 4, चारों का टर्मिनल पॉइंट सेम हो, उसको हम क्या कह देंगे? को टर्मिनस वेक्टर। क्लियर? अब एक और टाइप आता है बेटा कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर को समझने से पहले आपको फोकस करना पड़ेगा प्लेन क्या होता है। क्या होता है? प्लेन क्या होता है? प्लेन क्या होता है? आप बेटा फिजिक्स में बार बार पढ़ रहे हो प्लेन 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 प्लेन। प्लेन क्या होता है? जैसे ये बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड का एक्स एक्सिस, ये बोर्ड का वाई एक्सिस। क्या बेटा बोर्ड में जेड एक्सिस होता है? होता है, बोर्ड में जेड एक्सिस होता है। आप इससे देखें, इससे देखो, ये एक्सिस एक्स एक्सिस, ये एक्सिस वाई एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सा बेटा? जेड एक्सिस। बोर्ड में थोड़ा सी विड्थ, वो विड्थ तो नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? थोड़ी सी मोटाई। ये लेंथ ब्रेड्थ और वो क्या है? विड्थ, मोटाई। ठीक है, तो वो क्या है? जेड है, लेकिन जेड क्या? बहुत छोटा है। ये एक्सिस बड़ा है, ये एक्सिस बड़ा है, लेकिन वो एक्सिस क्या है? छोटा सा। मीन्स 2 एक्सिस बड़े हो और तीसरा एक्सिस उनके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो, तो उस टाइप को हम क्या कहते हैं? प्लेन। उस टाइप के सरफेसेज को, बॉडीज को, ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लेन। तो मीन्स बोर्ड हमारा क्या है? प्लेन। बोर्ड के ऊपर मैंने बेटा एक ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया, एक ये 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 ड्रॉ कर दिया। तो सब वेक्टर मैंने कहां ड्रॉ किए हैं? बोर्ड के ऊपर। और बोर्ड क्या है? प्लेन। तो सब वेक्टर क्या है? कोप्लेनर वेक्टर। सब वेक्टर क्या है? कोप्लेनर वेक्टर। इसके बाद एक और टाइप आएगा बेटा ऑर्थोगोनल। ये बेटा कोई 1-2 टाइप रह जाए तो आप बुक से पढ़ सकते हो, ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होता है? 3 वेक्टर हैं, एक्स, वाई और जेड, और ये बेटा तीनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर। ये तीनों वेक्टर हमारे पास क्या है? एक्स, वाई और जेड। ये बेटा ये क्या हो गया? अरे एक्स, वाई और जेड, ये बेटा तीनों वेक्टर्स हैं, और ये क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर। मीन्स वाई और जेड के बीच का एंगल 90, एक्स और वाई के बीच का एंगल 90,
एक्स और जेड के बीच का एंगल 90। मीन्स तीन वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और तीनों के बीच का एंगल हमेशा क्या रहे 90, उस वेक्टर के टाइप को हम क्या कह देंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। और बेटा कुछ एक दो टाइप अगर रह गए हो तो आप बुक से देख लेना है, ठीक है। जितना मेरे को ध्यान था, क्योंकि बेटा मेरी याद रखने की शक्ति थोड़ी सी कम है और मैं यही बच्चों को प्रेफर करता हूं कि कोई भी चीज याद करने वाली है उसको याद मत करें, उसको समझें क्यों कैसे, तभी तो साइंस लिया। अब मैं वापस आ रहा हूं बेटा यूनिट वेक्टर के ऊपर। वापस किसके ऊपर आ रहे हैं? यूनिट वेक्टर के ऊपर। यूनिट वेक्टर के ऊपर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने बनाया, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई में ए। अगर हमें ये कह दे कि एक वेक्टर गिवन है आई प्लस 2j प्लस 5k, मीन्स इसका कहने का मतलब क्या है कि उसकी x डायरेक्शन में वैल्यू क्या है 1, उसकी x डायरेक्शन में वैल्यू क्या है 1, मीन्स वो x में बेटा वो यहाँ कहीं है, पास ही है, y में थोड़ा दूर है और z में 5, मतलब वो यहाँ कहीं है। ये कहना चाह रहा है, मतलब ये वेक्टर है वो जिसकी ये बात कर रहा है, ठीक है। अब ये वेक्टर है और इसका वो कहे कि ए यूनिट वेक्टर बताओ, तो यूनिट वेक्टर के लिए बेटा सबसे पहले एक वेक्टर तो आपको पता ही है, ए निकालना है। ए क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? जो यहाँ टर्म्स होती है उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करो बेटा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, और फिर ए कैप में आई प्लस 2j प्लस 5k, जो ऊपर था वो ऊपर, और बाई में बेटा ये टर्म आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। ये क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो ये था बेटा आज का अपना लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीटली बेसिक स्टडी किया वेक्टर्स का, कि वेक्टर्स क्या होता है, कैसे बनता है। लेकिन हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हम आज के लेक्चर में आपका जो अब तक का जो आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? ये एक वेक्टर होता है जी a1i a2j प्लस a3k। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं a कैप बाई में a। लेकिन ये होते क्या है, इनका फिजिकली मीनिंग क्या है, क्यों इनको बनाया गया है, यही फॉर्मूले क्यों है, इन पर आपका फोकस नहीं है। आपको लगता है कि आपने ये कर लिया, लेकिन ये बेटा आपने क्रैम किया है। क्रैमिंग और लर्निंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है बेटा। आई होप आप सबने एंजॉय किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे हमारे, वो हम वेक्टर्स के ऊपर ही फोकस करेंगे बेटा। 11th का वेक्टर्स के ऊपर ही फोकस करेंगे, कुछ और लेक्चर अपलोड करेंगे। जैसा कि एक मैं आपको बताऊं, आपने ये पढ़ा हुआ है, एक वेक्टर क्या है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और बी वेक्टर है बेटा b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट और आपने पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट, पढ़ा है। जब 1 गुणा 2 होता है तो वेक्टर में हमें दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायर्ड क्यों पड़ी? वेक्टर में हमें दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन करनी ही क्यों पड़ी? पहला क्वेश्चन यही होगा। फिर जब आप इन दोनों को a डॉट b करते हो तो आप एक सेकंड में कह दोगे कि ये आंसर आएगा a1 b1 a2 b2 a3 b3, ये आंसर आएगा। और जब मैं कहूंगा क्रॉस तो आप ऐसे कर दोगे i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3, और आप कह दोगे इसको सोल्व कर देंगे आंसर आएगा। बेटा ये आंसर नहीं है, यही आप पिछड़ रहे हो बाकी से। ये क्या है? ये जुगाड़ है, ये दोनों जुगाड़ हैं। जुगाड़ मतलब ये वो तरीका है जिससे हमें बहुत बड़ा जो एक्चुअल है वो ना करके हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएं। मींस ये कोई इसका एक्चुअल नहीं है। मींस ये तो हमने आई को आई से, जे को जे से, के को के से गुणा कर दे तो आंसर आ जाता है। अब गुणा करनी क्यों है इनको? इस टाइप से ही गुणा क्यों करनी है? वेक्टर्स के अंदर दो प्रोडक्ट ही क्यों होते हैं, तीन क्यों नहीं होते, एक क्यों नहीं होता? तो बेटा जिसको ये डाउट है कि दो क्यों होते हैं प्रोडक्ट, उसके ऊपर हम लेक्चर पहले अपलोड कर चुके हैं। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या रहेगा कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और उसके बाद बेटा हम आएंगे प्रोजेक्ट टाइम के ऊपर। ठीक है, तो आपको वेक्टर कंप्लीट कराएंगे बहुत ही जल्द, ऑलमोस्ट इन 1 वीक। ओके बेटा,
थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको बेटा ये लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बी स्माइलिंग।